हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप अपने हेल्थ का और अपने पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हैं। आपका जो भी टारगेट है आगे, यूपीएससी का टारगेट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आपका टारगेट है, तो आप उसकी तैयारी अपने बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपने डेली रूटीन के हिसाब से अपनी तैयारी को उसको डेली रूटीन को आप फॉलो कर रहे होंगे। तो आज से मैं इस चैनल पर एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, वो है कि डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं अलग अलग न्यूज़पेपर से जो भी इम्पोर्टेंट खबरें होंगी, वो जो वो हिंदू से हो, द हिंदू से हो, टाइम्स ऑफ इंडिया से हो, या हिंदुस्तान टाइम्स हो, या और भी कई सारे सोर्सेस को मिलाकर मैं ये करंट अफेयर्स की क्लास में लूँगा। और आज 16 दिसंबर से मैं ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है हमारे देश के लिए, जो कि आप लोग को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आज के टॉपिक में। तो आज से मैं इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप इससे सपोर्ट करेंगे इसे, और अपने पढ़ाई में इसे ऐड करेंगे, इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको और कहीं भी करंट अफेयर्स के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और सोर्स को आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको जितना भी टॉपिक्स कराऊंगा सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, और एग्ज़ाम हॉल में जब आप इस तैयारी के साथ आप जाएंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के सेशन में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप एकदम इजी हैंडल कर पाएंगे। तो ट्रस्ट बना के रखिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, और मैं भी अपनी तरफ से पूरा 100 क्या 200% दूंगा मैं। आप भी अपनी तैयारी को 200% आगे रखिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज से करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और एक बेहतरीन दिन के साथ शुरू करने जा रहा हूँ, 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं? तो ये हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले कह दीजिए जय हिंद। तो 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर 1971 जो है, 1971 को क्या हुआ था? अगर हम लोग मैप में देखें तो 1971 को पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ था। 1971 का वॉर हुआ था, और इस वॉर के चलते जो है इंडिया को विक्ट्री मिली थी पाकिस्तान से, और एक नया देश हमने बनवा दिया था। वो क्या है? वो था बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश बना दिया था। और पहले ये क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान को हमने बना दिया एक अलग देश, जो कि बन गया 1971 में बांग्लादेश। तो इसी पर एक आज का हमारा पूरा टॉपिक भी है, इसे मैं पूरा डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है हमारे लिए। तो विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर को हर साल। इस दिन हमें विक्ट्री मिली थी, इंडिया को विक्ट्री मिली थी, इंडियन आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान से 1971 के वॉर में। इंडिया पे होमेज टू ऑल द सोल्जर्स हु हैव डिफेंडेड द नेशन, ठीक है। वाई डज इंडिया से, क्यों हम विजय दिवस क्यों मनाते हैं? तो 16 दिसंबर 1971 को इंडिया ने जीत लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान। आफ्टर फाइटिंग 13 दिन तक ये वॉर चला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और अंत में इंडिया की जीत होती है। और जो चीफ थे पाकिस्तानी फोर्सेस के, जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नाइजी, जिन्होंने सरेंडर किया था अपने ज्वाइंट फोर्सेस के साथ इंडियन आर्मी के सामने, और बांग्लादेशी मुक्ति बाहिनी जो है अलोंग विथ 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स, 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स को हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और हमने पाकिस्तान को हरा दिया था, ठीक है। तो इसी के बाद जो है वो बांग्लादेश हमारे बना था, ठीक है। तो आगे ये हम देख सकते हैं लोकेशन, अगर हम लोग देखें यहाँ पे वर्ल्ड मैप में भी, तो ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान, और ये बना यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसको आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, लेकिन मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का क्या है, मतलब इसका नारा क्या है, कौशल भारत सशक्त भारत। ठीक है, इसके लिए मैं डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंट कि इसका एम क्या है, कि ये कैरियर अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करेगा ताकि इंडियन यूथ को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिले और उनका कैरियर बने। ठीक है, अलग अलग जॉब्स मिले उन्हें। और ये जो प्रोग्राम है ये स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आता है। और कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, जो कि होल्ड करता है अंडर द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जो कि 12 दिसंबर को देखने को मिला अक्रॉस 197 लोकेशन के अंदर में, जो कि 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत देखा गया। कई सारे सेवरल लोकल बिजनेसेस को ये इसमें इनवाइट किया गया ताकि वो इस मेले का पार्ट बने और लोकल यूथ को अपॉर्चुनिटी दें और उनके कैरियर को एक शेप प्रोवाइड करें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के जरिए। ठीक है, इसमें जो है कई वेरियस कंपनीज जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगी और वो पार्टिसिपेट करेगी और चांस देगी पोटेंशियल जो अप्रेंटिस है, जो टैलेंटेड अप्रेंटिस है, उसे सिंगल प्लेटफॉर्म में लेकर आएगी और उनसे वो चूज करेगी अपने एप्लीकेंट्स को और उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैंडिडेट्स जो कि मिनिमम वो 5वीं पास हो और 12वीं क्लास तक के हो, इन कम से कम ये क्राइटेरिया होंगे और उनके पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो या फिर आईटीआई का डिप्लोमा होल्डर हो या ग्रेजुएट हो, वो इस अप्रेंटिसशिप मेले में आकर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने होंगे, जैसे कि रेज्यूमे हो गया, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोज हो गया। इन सभी चीज़ों के साथ वो आकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है ना। और तो ये सारी चीज़ें थी नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले के बारे में। कुछ हम लोग और आगे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि स्किल इंडिया मिशन को हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ठीक है, तो स्किल इंडिया मिशन जो है इसे लॉन्च किया गया था 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडियन यूथ को एक चांस मिल सके जो कि रूरल सेक्टर से हो या अर्बन एरिया से हो, उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, इसका जो एम था कि इंडियन यूथ को एम्पावर किया जा सके और नेसेसरी स्किल के साथ और उनको ट्रेनिंग दिया जा सके और एक चांस दिया जा सके, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड किया जा सके अलग अलग सेक्टर में, जिसमें वो जिनमें उनकी मास्टरी हो और इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी और नॉलेज को भी बढ़ाने का काम करती है ये स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। इसका इनिशिएटिव था और एम था कि एजुकेट किया जाए मोर देन 40 करोड़ इंडिविजुअल्स को और क्रिएट किया जा सके वर्क फोर्स 2022 तक में। ठीक है, इट डज सो बाय ऑफरिंग डिफरेंट कोर्सेज एंड क्लासेस फॉर फ्री, और फ्री में क्लासेस प्रोवाइड किया जा सके, कोर्सेस उन्हें प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो है वो इतने काबिल हो सके और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम कर सके। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो प्रोसीडिंग थ्रू एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है, ताकि और दैट कनेक्ट्स विद मॉडर्न बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकली दिस स्कीम टेक्स केयर ऑफ कवरेजेस, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, लिवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं इस स्किल इंडिया मिशन के बारे में। ठीक है, यहाँ उसके आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इसे गो थ्रू होइए। ठीक है, मैंने सभी चीज़ें एक ही ये में डाल दिया है। ठीक है ना, एक ही स्लाइड में आप इसे पॉज करके एक बार रीड आउट कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत आया है, जहाँ पे देखिए शादी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला होता है। ठीक है, मगर कई बार क्या होता है कि जो दो कपल होते हैं वो आपस में शादी करने तक में तो उनकी जो माइंड सेट है वो एक जैसी होती है, तभी वो शादी करते हैं। लेकिन
कुछ समय साथ रहने के बाद फील होता है कि वो उनकी माइंडसेट जो है आपस में मैच नहीं कर रही होती है। कई बार काफ़ी काफ़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती है दोनों के बीच में, और वो एक एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें अब साथ में नहीं रहना है। ठीक है, तो इस चलते वो डिवोर्स लेने तक के एक कड़े कदम तक पहुंच जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। ठीक है, आपस में विचार विमर्श करके कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे, तुम अलग जिंदगी रहो जियो, मैं अलग जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, तो हमारा मन नहीं मिलता है आपस में, और अब अगर हम साथ रहेंगे तो वो हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। लेकिन केरला हाई कोर्ट में के अंदर में एक क्या केस आया है कि जो 1 साल का वेट कराया जाता है, ठीक है, 1 ईयर जो वेट किया कराया जाएगा, जो कि एक तरह से, तो ये जो 1 साल का वेट कराया जा रहा है फॉर सीकिंग डिवोर्स लेने के लिए, ये जो कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ हो रहा है, तो इसे केरला हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है कि ये सही चीज नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों कहा है कि हाई कोर्ट जो है वाज एक्टिंग अपॉन ए पेटिशन, कि हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल होता है एक क्रिश्चियन कपल के द्वारा, क्रिश्चियन यंग कपल के द्वारा, जिन्होंने चैलेंज किया द रिफ्यूजल ऑफ ए फैमिली कोर्ट टू इंटर देयर जॉइंट पेटिशन फॉर डिवोर्स। ठीक है, चैलेंज किया गया उनके कि फैमिली कोर्ट के अंदर में उनके जो जॉइंट पेटिशन उन्होंने दिया था डिवोर्स को लेकर, उसे रिफ्यूज किया गया है। ठीक है, तो क्या है, हम पूरा मामला हम लोग देख लेते हैं कि एक डिवीजन बेंच बैठा केरला हाई कोर्ट के अंदर में फ्राइडे को, जहां पर बोला गया कि स्टिपुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर फॉर फाइलिंग ए डिवोर्स पिटिशन बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 10A ऑफ द डिवोर्स एक्ट 1869 वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स एंड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि अगर हम लोग म्यूचुअल कंसेंट, यानी जो कपल है दोनों अगर म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये बोल रहे हैं कि हम लोग को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, लेकिन उसके बावजूद जो है फैमिली कोर्ट के अंदर में जो एक वेट कराया जाता है 1 साल का। ठीक है, ठीक है, आपको अप्लाई करना है, पहले आप अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद कोर्ट आपसे पूछेगा, उसके बाद ठीक है आप डिवोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कोर्ट उसे 6 महीने का एक फिर भी टाइम देता है। ठीक है, 6 महीने का टाइम देगा, उसके बाद फिर फैसला होगा। तो ये जो वेट कराया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो ये एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, और इसे बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आता है, इसमें आर्टिकल 21 जो है वो आर्टिकल 21 का इसमें हनन देखने को मिलता है। ठीक है, और यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है बोल रहा है, जो कि सेक्शन ए जो है डाइवोर्स एक्ट 1869 का, उसे वायलेट करता हुआ ये दिख रहा है। और जो एक बेंच बैठा था जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक का और शोभा अनम्मा का एप्सन का, उन्होंने बोला कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली कंसिडर करे हैविंग ए यूनिफॉर्म मैरिज कोड इन इंडिया, ताकि जो है वो एक प्रोमोट किया जा सके कॉमन वेलफेयर ऑफ स्पाउसेस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। ताकि जो है अगर कोई कपल है जिनके बच्चे भी हो चुके हैं और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉमन वेलफेयर, एक स्पाउस इन मैटरनियल ये जो डिस्प्यूट है, इसके यूनिफॉर्म मैरिज कोर्ट होना चाहिए इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो केरला हाई कोर्ट के अंदर में आई। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीका वायरस को लेकर। ठीक है, जीका वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है हमारे बॉडी पर, और कैसे कैसे डालता है इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए। तो बेंगलुरु के डॉक्टर ने ये गाइडलाइन दी है कि टू प्रिवेंशन टेक्निक दी है। ठीक है, बेंगलुरु न्यूज़ में हम ये आया है कि डॉक्टर गौरव शर्मा ने बताया है हिंदुस्तान टाइम्स को अबाउट जीका वायरस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट्स को लेकर।
और डिफरेंस बिटवीन बताया है, जीका और डेंगू में एक डिफरेंस है, कैसे उसमें प्रिवेंशन किया जा सके और उसकी टेक्निक के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया है आफ्टर स्टेट रिपोर्ट। स्टेट में एक पहला जीका वायरस का कंफर्म्ड केस जो है वो आया है सामने, और ये 5 साल की बच्ची के आया है। ठीक है, 5 साल की बच्ची को ये जीका वायरस ने अटैक किया है, जो कि रायचूर की है, मानवी तलुक नाम है उनका, रायचूर की है वो, उनको ये जीका वायरस अटैक किया है। ठीक है, डॉक्टर गौरव शर्मा जो कि जनरल फिजिशियन है, 19 ईयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेडिकल रिसर्च और न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट के जरिए बताया कि ये जो वायरस है इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा सके और कैसे इसको प्रिवेंट करे, क्या सिम्टम्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। तो जीका वायरस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो के जरिए फैलता है, दैट काउजेज डेंगू। ठीक है, सेम मॉस्किटो, जिस मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है, उसी मॉस्किटो के काटने से जीका वायरस भी होता है। ठीक है, और ये मॉस्किटो है एंडीज मॉस्किटोस, जो कि मोस्टली जो है वो बाइट करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, यानी सुबह के समय में मच्छर जो काटते हैं वो जनरली एंडीज मॉस्किटो होते हैं, और उससे जीका वायरस और डेंगू जैसी बीमारी होती है। ठीक है, अब बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीका जो है वो जो केस है जो कंफर्म किया गया है, जीका ओनली स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटोस। ठीक है, मॉस्किटो के जरिए फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी फैलता है, यानी कि मान लीजिए एक ब्लड है, एक किसी व्यक्ति को अगर ऐसे मच्छर ने काटा है जिससे जीका वायरस होता है और इसे जीका वायरस हो चुका है, ठीक है, और इसने ब्लड डोनेट कर दिया एक किसी दूसरे व्यक्ति को, और उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को डाल दिया गया, ठीक है, तो उससे भी उसे जीका वायरस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड था, वो इसमें ट्रांसफर हुआ तो इसे भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी, जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी अगर हो रही है, सेक्सुअली कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके जरिए भी ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एज लॉन्ग वी अवॉइड दिस एंड प्रैक्टिस प्रिकॉशन, लेकिन जब तक ये हो रहा है उससे हमें प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, कैसे ले सकते हैं वो बताया है, और इससे हमें पैनिक नहीं करना है। ठीक है, हियर कैन बी कॉम्प्लिकेशन लाइक एबनॉर्मलिटीज, और हाँ, इस जीका वायरस से एबनॉर्मलिटीज के प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं, नर्वस सिस्टम जैसे कि खासकर बच्चों में, और फिजिकल एंड डेवलपमेंटल एनोमलीज एज वेल। ठीक है, the size of the baby head could be impacted in that the head could be smaller than normal. ठीक है, this is called microcephaly. Pregnant women in generally at high risk. देखिए, मैं आपको ये डायग्राम के जरिए ये जो चीज़ें हैं इसको ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। सपोज एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसे इस एंडीज मॉस्किटो ने काट लिया, जिससे जीका वायरस होता है, तो इससे जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो ये बेबी जो होती है, ये प्रेग्नेंट वुमन के पेट के अंदर जो बेबी है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है इस पर। कैसे? तो इसके जो हेड का साइज है, यानी जीका वायरस से अफेक्ट हो गया, तो ये जब दुनिया में आएगा तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि जो हेड का साइज है वो छोटा होता दिखने को मिलेगा, या एक बहुत ज़्यादा अलग शेप का ये छोटा होते दिखाई देगा। जैसे यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ हेड छोटा है, ये और ज़्यादा छोटा है, यानी कि इसे कहा जाता है माइक्रोसिफेली। ठीक है, माइक्रोसिफेली कहा जाता है, और कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट कर गया तो सीवियर माइक्रोसिफेली इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा फैलने की चांस रहते हैं। ठीक है, तो जीका वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब बातें थी जीका वायरस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेटीएम को लेकर। कितने लोग हैं जो पेटीएम इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में? कमेंट करिए, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सभी लोग करते हैं। तो पेटीएम को लेकर क्या न्यूज़ है कि पेटीएम ने अप्रूव किया है 850 करोड़ बायबैक प्राइस्ड एट 810 पर शेयर। ठीक है, अब
देखिए क्या हो रहा है, पेटीएम जो है वो इसने ठीक है मार्केट में कई सारे मार्केट में इसने शेयर बेच रखे थे इस कंपनी ने, जैसे और कंपनियां बेचती हैं, लेकिन अब ये खुद अपने शेयर को खरीद रहा है मार्केट से। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि पेटीएम का शेयर का जो रेट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, जिसके चलते कभी कभी कोई कोई कंपनी क्या करती है, जब उसका शेयर मार्केट में जिसका रेट कम होता है वो खुद ही उसके अपने शेयर को खरीद लेती है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के सर्टेन ही शेयर खरीद लेती है, कुछ बहुत शेयर को छोड़ देती है। लेकिन जब मार्केट में शेयर कम होगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो फिर से ये अपने ही खरीदे हुए शेयर को फिर से वो रीसेल कर देगी। इसे वो कहते हैं बाय बैक। लेकिन यह बाय बैक का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पेटीएम क्या कर रही है अपने, जैसे कोई कंपनी, सिंपल देखिए समझाता हूँ, कोई कंपनी जिसने अपने शेयर को मार्केट में बेच दिया, वो क्या कर रही है, अपने बेचे हुए शेयर को वापस मार्केट से खरीद रही है, ठीक है। तो कोई और कुछ मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा प्राइस हाइक करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर अपने ही शेयर को खरीद ले रही है। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है बाय बैक शेयर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पेटीएम ने अभी अप्रूव कर दिया है, 850 करोड़ रुपए अप्रूव किया है अपने शेयर को खरीदने के लिए, जिसका प्राइस है 810 रुपए पर शेयर, ठीक है। 810 रुपए पर शेयर प्राइस रेट से ये खरीद रही है, ठीक है। समझ में आई बात? ये एक छोटा सा न्यूज था जो कि जानना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसटी कम्युनिटी को लेकर, ठीक है। एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। सेंटर ने अभी इंट्रोड्यूस किया है एक बिल जो कि मॉडिफाई करेगा, यानी कुछ चेंजेस करेगा एसटी कम्युनिटी को लेकर, या एसटी लिस्ट पर कुछ चेंजेस करेगा, मॉडिफाई करेगा, और 4 स्टेट्स, ठीक है, 4 स्टेट्स के अंदर में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 स्टेट्स कौन कौन से हुए? एक तो पहला तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो मैप में देखिए तो ये हो गया तमिलनाडु, उसके बाद हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, और अंत में कौन सा था एक कर्नाटका, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स के बीच में एसटी कम्युनिटी में मॉडिफाई किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 बिल जो है वो जिसमें मॉडिफाई किया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब को, एक लिस्ट जारी की है 4 स्टेट्स में, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। लोकसभा में इसे पेश किया गया और अमेंडमेंट के जरिए ये प्रोपोज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो है वो 1950 का, इसमें चेंजेस कुछ किया जाएगा अमेंडमेंट्स के जरिए। बिल के बारे में अगर हम लोग जाने तो क्या है कि ये 4 जो बिल है इसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, ताकि एसटी स्टेटस को एंड टू ऐड मोर ट्राइब्स, ताकि कुछ ट्राइब्स को और ऐड किया जा सके एसटी कम्युनिटी में, अभी जो द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ द स्टेट्स, यानी ये जो 4 स्टेट्स है इसमें जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं इसमें कुछ और लोगों को एसटी कम्युनिटी में शामिल किया जाएगा, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए ये बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। बिल जो है अकॉर्डिंगली कंटेंस, बिल के अंदर में क्या है, ताकि जो किसको किसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर में कुछ हिली ट्राइब्स है, नारी कोरवन है और कुरु विक्रन, नारी कोरवम और कुरु विक्रन, ये जो हिल ट्राइब्स है इसे एसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। इसी तरह बेट्टा कुर्बा एज ए सिनोनिम फॉर ऑलरेडी कैटेगराइज काडू कुर्बा जो है ये इसे एसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा कर्नाटका के अंदर में। इसी तरह देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, सिनोनिम्स इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है, जो कि ऑलरेडी कैटेगराइज्ड है भारिया भूमिया ट्राइब को एसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर में। और हेट्टी कम्युनिटी जो कि ऑफ सिरामौर डिस्ट्रिक्ट,
हेट्टी कम्युनिटी ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसगिरी रीजन के अंदर में इसे एसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे ट्राइब्स जो हैं ये चारों स्टेट्स के अंदर में शामिल किए जाएंगे। तो समझ में आई बात? ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, किन किन कम्युनिटी को शामिल किया जाएगा, ठीक है, और कौन सा बिल पास हुआ है, सारी चीजें मैंने बता दी। अब थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी थोड़ा सा समझ लें कि एसटी ट्राइब जो है, एसटी कम्युनिटी जो है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर, ये 1950 में हमारे संविधान का हिस्सा बना। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी एसटी जो ऑर्डर है 1950 में आया, जो कि स्पेसिफाई करता है ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटीज को विच आर डीम्ड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि वो कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आएंगे। प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई करता है शेड्यूल कास्ट को इन द ऑर्डर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के अंदर में, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट जो है मॉडिफिकेशन ऑर्डर अंडर 1956, यानी मॉडिफिकेशन वगैरह करना है इसके लिस्ट में, तो ये ऑर्डर 1956 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं इसके लिए, जैसे आर्टिकल 46 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड करता है कि स्टेट सेल प्रोमोट विथ स्पेशल केयर, स्टेट जो है प्रोमोट करे और स्पेशल केयर प्रोवाइड करे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर वीकर सेक्शन को, जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, प्रमोट करे, स्पेशल केयर करे, जो कि शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हों और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आते हों, और उन्हें प्रोटेक्शन दे ताकि सोशल इनजस्टिस जो उनके साथ होती है उनसे उन्हें प्रोटेक्शन मिले, और जो वो एक्सप्लॉयटेशन झेलते हैं, ठीक है, उनसे इनको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो ये इनसे प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, तो एजुकेशनल केयर होगा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में उनको स्पेशल केयर मिलेगा, तो वो जो है उनको इस पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये आर्टिकल 46 के अंतर्गत ये बताया गया है। आर्टिकल 164(1) क्लॉज 1 के अंतर्गत, आर्टिकल 164(1) के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है कि आर्टिकल 164(1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, देयर शैल बी, वहां पे एक मिनिस्टर होंगे इन जो कि ट्राइबल वेलफेयर के इंचार्ज होंगे, और इन एडिशन भी और वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के भी इंचार्ज होंगे, और एनी अदर वर्क। ठीक है, ये आर्टिकल 164(1) में कहा गया है। ठीक है, किस किस स्टेट के बीच में, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ ए कम्युनिटी, किस तरह से किसी कम्युनिटी को ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है शेड्यूल्ड एसटी लिस्ट से। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस है जो कि बिगिनिंग होता है जिसका एट द लेवल ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद द कंसर्न्ड गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सीकिंग द एडिशन और एक्सक्लूजन ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम द शेड्यूल्ड एसटी लिस्ट, यानी एसटी लिस्ट में किस पार्टिकुलर कम्युनिटी को शामिल करना है या हटाना है, ये उस पार्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न के साथ होता है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो जो फाइनल डिसीजन लेगा उसी के ऊपर बेस्ड होगा कि उसे एसटी लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, और लेकिन जो है कंसर्न किया जाता है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट से, और ऑफिस इशूइंग जो कि नोटिफिकेशन, लेकिन फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है जो कि एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, और यह आर्टिकल 342 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इंक्लूजन करना है या एक्सक्लूजन करना है किसी कम्युनिटी को एसटी में या एससी में, उस शेड्यूल्ड ट्राइब्स में या और शेड्यूल्ड कास्ट में, लिस्ट कम्स इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एक्शन टू बिल दैट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 एंड द शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 इन अप्रोप्रिएट आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, यानी किसी कम्युनिटी को जोड़ना है या हटाना है
शेड्यूल कास्ट में या शेड्यूल ट्राइब में, इसे प्रेसिडेंट के मर्जी से ही होगा। और ये जो बिल है उसमें अमेंड किया जाएगा, ठीक है। एसटी हो या एससी हो, ये ऑर्डर 1956 से पास होगा, सभा और राज्यसभा में पास होने के बाद ही ये बिल बनेगा, ठीक है। ये फाइनल जो डिसीजन होगा वो उसके बाद होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट चूज कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, कि किस कम्युनिटी को ऐड करना है या हटाना है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है। सारी चीज़ें वही है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मेघालय गवर्नमेंट्स के ऊपर है। मेघालय गवर्नमेंट में अभी हाल ही ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब जो है उसे लॉन्च किया गया, ताकि फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ, ठीक है, इजी एक्सेस टू हेल्थ। जो हेल्थ मिनिस्टर है मेघालय के, जेम्स पी के सांगाई जो है, उन्होंने मेघालय हेल्थ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एशिया का पहला जो डिलीवरी हब, ठीक है, जो कि हेल्थ सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो द मेघालय गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करके किसके साथ, एक स्टार्टअप है टेक ईगल। मेघालय गवर्नमेंट ने टेक ईगल स्टार्टअप जो है उसके साथ पार्टनरशिप करके, टेक ईगल के साथ पार्टनरशिप करके एशिया का पहला जो है वो ड्रोन डिलीवरी हब जो है उसने लॉन्च किया। एंड नेटवर्क जो जिसका एम क्या होगा कि वो प्रोवाइड कर सके यूनिवर्सल एक्सेस हो हेल्थ केयर के अंदर के में पीपुल को स्टेट के अंदर में, यानी स्टेट के अंदर में कहीं पे भी हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह को पहुंचाना है, हेल्थ सर्विस पहुंचाना है, तो वो ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा सकेगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में एम क्या है, ताकि वाइटल सप्लाईज दिया जा सके, डिलीवरी किया जा सके, जैसे वैक्सीन वगैरह को डिलीवरी करना है, कोरोना वायरस के वैक्सीन हो गए उसे डिलीवर करना है, कुछ ड्रग्स हो गए, डायग्नोस्टिक सैंपल हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड कंपोनेंट्स हो गया, इसे सेफली किसी रीजन के अंदर में डिलीवर करना है तो इस ड्रोन के जरिए उसे डिलीवर किया जा सकेगा, ठीक है। द फर्स्ट ऑफिशियल ड्रोन जो है उसे फ्लाइट किया गया, जो कि जेंगजल सब डिवीजन हॉस्पिटल से उसे, ठीक है, डिलीवर किया गया, ठीक है, विच विल बी एक्ट एज द हब एंड डिलीवर्ड मेडिसिन टू पार्डलेवोवा प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन लेस देन 30 मिनट्स। यानी कि एक फ्लाइट किया जाएगा जेंगल सब डिवीजन हॉस्पिटल से और मेडिसिन को डिलीवर किया जाएगा पार्डेलडोबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वो भी 30 मिनट से कम समय में, ठीक है। विच वुड अदरवाइज हैव टेकन 2.5 आवर्स बाय रोड। जहां रोड से पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता है, उसे ही ड्रोन के जरिए आधे घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया जाएगा। और ये टेक ईगल ने बोला है, ये रिलीज किया है। टेक ईगल वर्टीप्लेन X3 ड्रोन है जो कि डिलीवर करेगा डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को। फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 5 टाइम्स फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी अगर रोड के जरिए उस सेम डिस्टेंस को कवर किया जा सकेगा, उससे 5 गुना फास्ट डिलीवरी दे सकेगा ये ड्रोन के जरिए। मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क जो है ये हब है, ये फेज 1 का है, जो कि कॉम्बिनेशन है 1 सेंट्रल हब एंड 25 स्पोक्स supply chain in a radius of 50 kilometers where the drone hub of जिघल हॉस्पिटल will act as the center point। यानी जिघल हॉस्पिटल जो है एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करेगा, जहां से इस सेंटर पॉइंट से 50 किलोमीटर के रेडियस तक इस ड्रोन को यूज किया जाएगा और डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो से यूज किया जाएगा, ठीक है। और हेल्थ प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह 5 गुना कम टाइम में उसे डिलीवर किया जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मेघालय गवर्नमेंट का। मेघालय कहाँ पे है, अगर हम लोग मैप में देखें, हर चीज़ को मैप से कंपेयर करके चलिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगा। मेघालय जो है मेघालय को देखिए मैप में अगर मैं दिखाऊं तो मेघालय जो है वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, जिसका डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग।
मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो कि एक ही दूसरा स्टेट से वो अपने बाउंड्री टच करता है, और वो है आसाम। और एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है, वो है बांग्लादेश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो किससे बाउंड्री टच कर रहा है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है, उसका कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। और आई होप आपको आज का ये पहला जो मेरा करंट अफेयर्स का सेशन है वो पसंद आया होगा। हर एक टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, और इससे जो है वो क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से अगर आता है तो आप, मुझे नहीं लगता है कि आप को किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगी। हर एक चीज़ों को मैंने डिटेल में कवर किया है, तो आप एग्ज़ाम में एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे। और ये जो सोर्सेस है, जो हर एक टॉपिक का जो सोर्सेस है, वो अलग अलग इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से मैंने जमा करके इसे यूज़ किया है, जो हिंदू से हो या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, और भी कई सारे सोर्सेस होते हैं। तो इसी तरह डेली करंट अफेयर्स के सेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि मैं डेली शाम में ही, आज तो थोड़ा देर हो गया, ठीक है, तो डेली शाम में आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो आज से जो हमारा पॉलिटी का जो सेशन जो शुरू हुआ है उसका भी मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है पॉलिटी का तो वो भी जाकर देखें, जहाँ पर डेली बेसिस पे मैं लक्ष्मीकांत का जो सीरीज है वो आज से शुरू हुआ है, डेली जो है वहाँ पे क्लास चलेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मैंने वहाँ पे इजी लैंग्वेज में और डिटेल में कवर किया है टॉपिक को। और आज का लेक्चर 1 जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।